Chapter number 3, that is about states of matters, गैस, लिक्विड, सॉलिड और प्लाज्मा। इसके बारे में आप पढ़ने लगे हो तो सबसे पहले एक एमसीक्यू, द यूनिट मिलीबार इज यूज्ड बाय, कौन से इनमें से कैटेगरी है जो मिलीबार की यूनिट को यूज करते हैं? क्या इंजीनियर्स? नहीं, पीएसआई की यूनिट यूज करते हैं। मेट्रोलॉजिस्ट, महकमा मौसमियात वाले इस यूनिट को यूज करते हैं। और वैसे 1 ATM जो आप प्रेशर की यूनिट लेते हो ये बराबर होती है 760 टॉर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और ये बराबर है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 101,325 पास्कल या फिर 101.325 किलो पास्कल एंड देन 14.7 PSI। अगला एमसीक्यू, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज, सबसे ज्यादा आसान तरीन फॉर्म कौन सी है मैटर की? वो है गैस। अगला क्वेश्चन, के मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ द मैटर अराउंड अस, टेक्निकल क्वेश्चन है, अराउंड अस सॉलिड। और अगर अराउंड अस ना पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ द मैटर इज, देन प्लाज्मा। तो अराउंड अस का मतलब है कि हम स्टार्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं। तो अराउंड अस में ऑप्शन होगी सॉलिड। और बॉयल्स लॉ को अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो इनमें से कौन सी ऑप्शन होगी? अल्फा PV इज इक्वल टू के, बीटा PT इज इक्वल टू के, चार्ली VT इज इक्वल टू के या डेल्टा। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा, क्योंकि आप जानते हो कि जब बॉयल्स लॉ की बात करते हैं तो बॉयल्स लॉ में हम कहते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड लेटर ऑन इट बिकम्स PV इज इक्वल टू के, उधर चला जाएगा और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया। और आइसोथर्म शिफ्ट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन ओनली व्हेन वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज या टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये है क्या? पहले तो मैं आपको आइसोथर्म के बारे में समझाता हूं। तो आप ग्राफ प्लॉट जब करते हो तो अलोंग एक्स एक्सिस आप लोग प्रेशर लेते हो, अलोंग वाई एक्सिस हम लोग वॉल्यूम लेते हैं, और जब जब प्रेशर बढ़ाएंगे तब तब वॉल्यूम कम होता जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर लाइक 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये चूंकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये कर्व आई है तो इस कर्व को बोलते हो आप आइसोथर्म। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दें तो टेम्परेचर बढ़ा देने से ये कर्व आगे को शिफ्ट हो जाएगी, लाइक इट इज गोइंग टू बी एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कहा आइसोथर्म शिफ्ट्स अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर कब गई? व्हेन टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज। और फिर अगर आपको प्रेशर और इनवर्स वॉल्यूम का प्लॉट करना हो, इफ यू आर गोइंग टू बी हियर विद प्रेशर एंड या यहाँ पे आप इनवर्स ऑफ वॉल्यूम को ले लो एंड ओवर टू हियर वी हैव प्रेशर। तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब है, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का मतलब है कि प्रेशर इनवर्स ऑफ वॉल्यूम या वॉल्यूम इनवर्स ऑफ प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज गोइंग टू बी एट द टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर, दिस इज T1। और अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना हो, लाइक आप T1 की बजाय T2 पे जाओ, तो याद रखिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ जो है वो प्रेशर एक्सिस की तरफ जाएगा और 1/v एक्सिस से दूर जाएगा। एंड थर्ड वेरिएंट इज, फोर्थ वेरिएंट इज, जब आप प्रेशर को ले लो अलोंग एक्स एक्सिस और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम को ले लो अलोंग वाई एक्सिस, तो अब ग्राफ हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस आएगा। मतलब आप जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही वॉल्यूम कम हो जाएगा और ओवरऑल लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी आएगी। तो प्रेशर और वॉल्यूम में कर्व, प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम में स्ट्रेट लाइन, और प्रेशर और वॉल्यूम प्रोडक्ट में हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस इज अ ग्राफ।
चार्ल्स लॉ, आप कहते हो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म कर दो तो V इज इक्वल टू KT, और अगर आप वेरिएबल को उधर ले जाओ तो वी हैव V ओवर T इज इक्वल टू K। और अगर इनिशियल और फाइनल पैरामीटर की बात करो तो आप कहोगे V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। टेक्निकल क्वेश्चन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन इज VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस T ओवर 273। और याद रखिए कि इस डेफिनेशन के अंदर VT इज अ वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर, V नॉट इज वॉल्यूम एट जीरो टेम्परेचर, एंड देन T, ये जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, लेकिन ये वाला टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो केल्विन में आएगा। एब्सोल्यूट जीरो के लिए टेम्परेचर केल्विन में आएगा। तो एब्सोल्यूट जीरो होती क्या है? दैट इज अचीव एट -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। और ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और आपसे एक एमसीक्यू पूछा, क्या गैस ऑक्यूपाई 100 dm³ at 283 Kelvin, what will be its volume at -273 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कांस्टेंट प्रेशर? तो कौन सी ऑप्शन सही है? अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा में से डेल्टा, क्योंकि आप ये फार्मूला लगाओगे V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। आपको लेना है V2, T2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब V1 है आपके पास 100 dm³ और T2 इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने जब ये वैल्यू लेनी है तो आपको टेम्परेचर केल्विन में लेना होगा, और इस पे जो टेम्परेचर केल्विन में होता है ना वो 0 केल्विन है। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे 0 से, और यहाँ तो वैसे ही केल्विन में दिया गया है तो नो नीड टू चेंज द यूनिट, और आंसर आ जाएगा 0 dm³। और आप जब इसके स्केल्स की बात करते हो तो स्केल्स 3 होते हैं चार्ल्स लॉ में। टेम्परेचर जब आप यूज कर रहे हो तो आप केल्विन को अगर लेना चाहो तो केल्विन इज डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, और अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड को लेना चाहो तो दैट इज 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट स्केल -32। और अगर फ़ारेनहाइट स्केल में यूनिट्स टेम्परेचर की लेना चाहो तो दैट इज 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। और आप बात कर रहे हो जनरल गैस इक्वेशन की। आप कहते हो बॉयल्स लॉ के अंदर कहते हो कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ के अंदर कहते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और एवोगैड्रोस लॉ के अंदर कहते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। लिहाजा इन सब को जब इकट्ठा करते हो तो ये बनता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। और इस यूनिट को अगर आप P को और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर आप लगाना चाहो तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा nRT। R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको उधर ले जाइए तो यूनिट बनी PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज योर आइडियल गैस इक्वेशन। एंड ओवर टू हियर वी नो कि जो मोल होते हैं ये बराबर होता है मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस के। तो आप यूनिट पुट कर दीजिए, ये PV इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M RT। अब आप कैपिटल M को उस तरफ ले जाइए और आपको बनेगा M ओवर V RT। एंड यू शुड आल्सो रिमेंबर कि ये जो डेंसिटी होती है ना ये बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। तो ये फार्मूला बनेगा आपके पास PM इज इक्वल टू DRT। और अगर आपको कभी डेंसिटी लेनी हो तो डेंसिटी इज इक्वल टू PM ओवर RT। और बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। और ये जो R होता है ना आइडियल गैस कांस्टेंट, इसकी कॉमन यूनिट दैट इज 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन, और SI यूनिट इज 8.31 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मोल पर केल्विन। और ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है ना ये जॉल के बराबर होता है। तो यू कैन राइट इट 8.31 जॉल पर मोल पर केल्विन। और अगर जॉल को कन्वर्ट करना हो कैलोरी में
तो आप इसको 4.18 से डिवाइड कर दो। दिस इज यूनिट विद कैलोरी पर मोल पर केल्विन और एवोगैड्रोस नंबर। वेरी सिंपल, आप कहते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, और आप ये भी कह सकते हो कि दैट इज कांस्टेंट के एन, और आप कांस्टेंट को लगा कर दो तो वी है v ओवर n। और अगर इनिशियल और फाइनल पैरामीटर को कंपेयर करो तो v1 ओवर n1 शुड बी इक्वल टू v2 ओवर n2। इन सिंपल वर्ड, किसी भी गैस का अगर मोल फिक्स होंगे तो उसका वॉल्यूम भी फिक्स होगा, और वो होता है 22.414 dm³, और उस वक्त उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 10 रेज़ की पावर 23 होंगे। और इसके बाद डाल्टन्स लॉ में हम कहते हैं कि किसी भी गैस का जो टोटल प्रेशर होता है ना, वो उसके इंडिविजुअल प्रेशर्स के बराबर होता है। और ये जो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स लेने होते हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी आप टर्म यूज करते हो, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय x, और आप कहते हो किसी एक कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो इस तरह आप किसी एक पार्ट का मोल फ्रैक्शन ढूंढ सकते हो, और सबके मोल फ्रैक्शन को जब ऐड करेंगे तो दैट विल बी अ यूनिटी, 1 के बराबर आएगा। और ग्राहम्स लॉ में क्या कहते हो? आप कहते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन और अफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और आप ऐसा भी कह सकते हो कि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मैस। या तो आप डेंसिटी लिखो या डेंसिटी की बजाय मॉलिक्यूलर मैस लिख सकते हो। और अगर आपने दो गैसेस के रेट ऑफ डिफ्यूजन या अफ्यूजन ले रहे हूं तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन इसकी डेंसिटी के बराबर होगा जो कि ऊपर आएगी, और इसका डेंसिटी 1 के बराबर होगा। और इस जगह पे लिखने की बजाय आप इनका मॉलिक्यूलर मैस भी लिख सकते हो, दैट इज m2 ओवर m1। और याद रखिए कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन होता है, ये लेटर ऑन साबित होता है किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से भी कंपैरिजन हो सकता है इसका। और वो जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 3RT ओवर m अंडर रूट। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके डिफरेंट पोस्टुलेट्स, जिनमें से एक है कि इसके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं ना गैस के, वो मॉलिक्यूल कहलाते हैं। आमतौर पर मैटर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को आप एटम बोलते हो, लेकिन गैस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल बोलोगे। इनके अंदर रैंडम मोशन होती है, लेकिन इलास्टिक कॉलिजन होता है, एंड दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर। और इनके अंदर इनफ डिस्टेंस होता है गैस के मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इनके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता, वरना गैस के मॉलिक्यूल जमीन पर गिर जाएं, ग्रेविटी का कोई असर नहीं होता। और जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस के मॉलिक्यूल की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन इज थ्योरी की, जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की जो इक्वेशन है, दैट इज PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर बार। m इज mass, capital N are the number of molecule, and c square bar is the root mean square velocity, and root mean square velocity is 3RT over m अंडर रूट। और ये जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसे निकालते कैसे हैं? तमाम वेलोसिटीज का स्क्वायर लेते हैं और उन्हें उनके नंबर ऑफ मोल से, उनके मोल से डिवाइड कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड द मीन स्क्वायर वेलोसिटी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के दो रॉन्ग पोस्टुलेट भी थे। एक कहा गया था कि एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लेक्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, लेकिन आज हमें पता है कि एक्चुअल वॉल्यूम स्मॉलर जरूर होता है लेकिन नेग्लेक्टेबल नहीं होता। दूसरा कहा गया था कि गैस के मॉलिक्यूल के अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती। अगर तो ऐसा होता तो तमाम गैसेस आइडियल होती, लेकिन ऐसा है ही नहीं। इसका मतलब गैस अपना रियल बिहेवियर शो करेंगी, मतलब आइडियल नहीं होंगी लेकिन आइडियल के करीब तरीन हो सकती हैं। तो एक बड़ा अच्छा MCQ, गैसेस आर आइडियल एट कौन से टेम्परेचर पर एंड प्रेशर, कौन से टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसेस आइडियल बिहेवियर शो करती हैं? तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर,
जबकि नॉन आइडियल कब होगी, जब लो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा, गैसेस बिकम नॉन आइडियल, ऐसा होने से गैसेस नॉन आइडियल बन जाएंगी। कब बनती हैं, जब हाई प्रेशर हो, क्योंकि हाई प्रेशर पर बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं होता, और लो टेम्परेचर पर चार्ल्स लॉ फॉलो नहीं होता। और जब ये लॉज फॉलो नहीं होंगे, इसका मतलब गैस का आइडियल बिहेवियर नहीं है बल्कि नॉन आइडियल। और आइडियलिटी चेक करने के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी होता है, दैट इज PV ओवर nRT। अगर ये यूनिटी के बराबर हो तो तमाम गैसेस आइडियल होंगी, और अगर ये यूनिटी से 1 से डेविएट करे, जितना ज्यादा डेविएट करेगा उतनी ज्यादा गैस नॉन आइडियल होती जाएगी। जैसे इस ग्राफ में प्रेशर इज प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड PV ओवर nRT, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज प्लॉटेड अलोंग y एक्सिस। अगर तो इन सब का आंसर 1 आए, ये वाली रेड लाइन आए, तो तमाम गैसेस आइडियल होंगी। और जो गैस इससे जितनी ऊपर या नीचे होगी तो उतनी ज्यादा नॉन आइडियल होगी। जैसे आप देख रहे हो हीलियम, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब बिल तरतीब ये नॉन आइडियल होती जा रही हैं बिकॉज दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द यूनिटी। और हमने ये भी कहा कि अगर गैसेस का टेम्परेचर कम हो तो गैसेस ज्यादा नॉन आइडियल होती। वजह, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो टेम्परेचर कम होने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हो तो गैसेस अपना नॉन आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू से कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैस ज्यादा नॉन आइडियल होगी। जैसे इस ग्राफ में देखिए कि हीलियम इसकी निस्बत ज्यादा ऊपर है, हाइड्रोजन इसकी निस्बत ज्यादा ऊपर है, नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन की निस्बत ज्यादा ऊपर है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इस कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत ज्यादा ऊपर है। दैट इज गोइंग टू बी क्लियर कि कम टेम्परेचर पर गैस ज्यादा नॉन आइडियल होती है, और हाई प्रेशर पर भी, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैस ज्यादा नॉन आइडियल होती है। और फिर वैन डर वाल इक्वेशन, और इससे पहले अगर आप लोग ये देखो कि कौन सा टेम्परेचर जिस पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है उसे बोलते हो क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो प्रेशर जिस पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसे बोलते हो क्रिटिकल प्रेशर। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 73 ATM है। और वो वॉल्यूम जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसका जो वॉल्यूम होगा उसे बोलोगे क्रिटिकल वॉल्यूम। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 95.65 जो cm³ है, ये इसका वो वॉल्यूम है जिस पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। लिंड्स ने हमें बताया था कि गैस के लिए जब हाई प्रेशर 200 ATM हो और लो टेम्परेचर कर दिया जाए तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जॉल थॉमसन इफेक्ट ने भी कहा था कि सडन एक्सपेंशन ऑफ गैसेस काजेज कूलिंग इफेक्ट, एंड देन वैन डर वाल ने ये दो पास्टुलेट जो कि गलत थे इनको सही किया। आइडियल गैस तो ये है, लेकिन इसने प्रेशर और वॉल्यूम की करेक्शन की। प्रेशर की जो करेक्शन की दैट बिकम P + AN² ओवर V², और जो वॉल्यूम की करेक्शन की दैट बिकम्स V - NB = nRT। और यूनिट्स, प्रेशर की यूनिट्स इसमें से, और वॉल्यूम में जो प्रेशर और वॉल्यूम के लिए जो कांस्टेंट यूज हुए उनकी यूनिट्स अगर आपको निकालनी हो तो P = AN² ओवर V²। हमें A की यूनिट निकालनी है, दैट विल बिकम PV² ओवर N²। तो इसकी जो कॉमन यूनिट है दैट इज प्रेशर की यूनिट होती है ATM और वॉल्यूम होती है dm³। तो स्क्वायर है, इट विल बिकम dm⁶ पर मोल। ये नीचे आपको n² है तो n² से ये बन जाएगा मोल की पावर 2। और अगर आपने इसकी SI यूनिट ढूंढनी हो, A की आपको SI यूनिट लेनी हो तो SI यूनिट में प्रेशर न्यूटन पर मीटर² होता है और वॉल्यूम मीटर³ होता है, तो V² है तो m⁶ बन जाएगी। और जब ये -2 और +6 को आप बैलेंस करोगे तो दैट इज न्यूटन मीटर⁴ ओवर मोल²। और अगर आपको B की यूनिट लेनी हो तो V = NB एंड B = V ओवर N, तो कॉमन यूनिट dm³ पर मोल। लेकिन अगर आपने इसकी SI यूनिट फाइंड आउट करनी हो तो वॉल्यूम की होगी मीटर³ और ये पर मोल। और प्लाज्मा बनता कब है? जब सॉलिड को हीट करें तो लिक्विड बनते हैं,
और लिक्विड को हीट करें तो गैस बनती है, और जब गैस को भी हीट करें तो प्लाज्मा बनते हैं। तो प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, इसके अंदर आपके पास पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, और फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं। एंड 99% ऑफ नाउन यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स को हम जानते हैं वो 95% प्लाज्मा की बनी हुई है। एंड द फ्यूचर ऑफ प्लाज्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी क्लियर कि आने वाले वक्तों में प्लाज्मा हमारी जिंदगियों में, जो चाहे वो इलेक्ट्रिकल की दुनिया हो, वो करंट की दुनिया हो, वो फ्लोरिसेंस हो, उन तमाम चीज़ों के अंदर ये एक इनकलाब बर्पा करने वाली है।